Hello students, welcome to lecture batch of class 12. Today we are going to complete this chapter, that is reproductive health. Okay, so in the previous class we have discussed about the birth control, birth को कैसे कंट्रोल करना है. तो उसी की कंटिन्यूएशन में आज आज के क्लास को कंप्लीट करेंगे. तो पिछले क्लास में, लास्ट क्लास में जो मैंने डिस्कस किया था, दैट वाज फर्स्ट नेचुरल मेथड था, केमिकल मेथड था जो कि बैरियर मेथड था, फिर आईयूडीयूज के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स थे. तो 5 मिनट डिस्कस किया था, उसी को कंटिन्यू करेंगे आज के क्लास को. ठीक है ना, तो कंप्लीट करेंगे. ओके, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें. ठीक है, और सेशन के एंड तक बने रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आज के चैप्टर में हम कंप्लीट करने वाले हैं. चलिए, तो देखा जाए तो सहेली, व्हाट इज सहेली? ये ड्रग है जो बेसिकली फीमेल्स लेती हैं ताकि प्रेगनेंसी को कंट्रोल की जाए व्हेन प्रेग्नेंट ना हो फीमेल. तो क्या है ये? दिस ड्रग इज द प्रिकॉर्सर ऑफ कोलेस्ट्रॉल. जिस ड्रग में कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है और इसमें कोई एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं. तो ये कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दिया? सहेली, सीडीआरआई, जो कि लखनऊ में है. इन्होंने इसी इंस्टीट्यूट ने रिसर्च किया और इस सहेली के जो टैबलेट्स है, ये जो मेडिसिन से जो ड्रग है, उसको डिस्कवर किया. ओके, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो सहेली कैसे काम करती है इन द फीमेल बॉडी. फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स, पहले 3 महीनों के लिए ट्वाइस ए वीक, एक वीक में 2 टैबलेट्स लेने हैं. ओके, अगर उसके बाद 3 मंथ्स के बाद एवरी वीक, वंस ए वीक, एक वीक में एक टैबलेट लेना पड़ेगा. दिस इज अ पिल. ओके, तो सहेली क्या करता है? इट विल ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर. दैट मीन्स अगर एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा तो एस्ट्रोजन वर्क नहीं कर पाएगा. जब एस्ट्रोजन काम नहीं करेगा तो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग नहीं होगी. वही एंडोमेट्रियम जो कि यूट्रस का इनर लेयर था, और यही लेयर जो है शेड होके बाहर गिरता है, निकलता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड वेसल्स, दैट इज मेंस्ट्रुएशन. और यही लेयर जो है हेल्प करता है इन द केस ऑफ व्हेन द फीमेल इज प्रेग्नेंट. जो बच्चे की जो फॉर्मेशन होगी, इसी एंडोमेट्रियम लेयर के ब्लड वेसल्स से जो है एक बेबी को, एम्ब्रायो को नरिशमेंट मिलेगा. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द एंडोमेट्रियम. जो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन होगा नहीं. फर्टिलाइजेशन भले हो जाए लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं होगा. इम्प्लांटेशन कहाँ होगा? यूट्रस में होता है इम्प्लांटेशन. जब इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा तो नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी. तो नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी. इन दिस वे द प्रेगनेंसी कैन बी स्टॉप. ठीक है, वो रोका जा सकता है. दैट मीन्स बर्थ कैन बी कंट्रोल्ड. ओके, ये हो गया. फिफ्थ हो गया ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है सहेली, याद रखिएगा. ये नॉन स्टेरॉइडल ड्रग है. ठीक है, ये कैसे काम करता है उसके मैकेनिज्म बता दी गई है यहाँ पे. और उसके बाद 6th नंबर पे जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल था उसी का कंटिन्यूएशन था जो कि पिछले क्लास में है. तो आप जाके उस पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, लेक्चर बैच में. ओके, 6th जो है डेपो प्रोवेरा, दैट इज इंजेक्टेबल्स. इंजेक्टेबल्स मतलब इंजेक्शन के फॉर्म में. अगर हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन्स इंजेक्ट करते हैं, बाहर से इंजेक्ट कर रहे हैं, सिरिंज के थ्रू इंजेक्शंस ले रहे हैं, तो इसके ये भी जो है हेल्प करेगा बर्थ को कंट्रोल करने में. एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा बॉडी में, तो एंडोमेट्रियम थिकनिंग नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा. क्लियर है? नेक्स्ट इज इम्प्लांट्स. ये इम्प्लांट्स क्या होता है ना, ये लॉन्ग टाइम के लिए. अगर कोई कपल जो है वो सेकंड बेबी 5-6 ईयर्स के लिए नहीं चाह रहे हैं तो ये इम्प्लांट्स बेसिकली क्या करते हैं? सबक्यूटेनियस, इनसाइड द सबक्यूटेनियस लेयर जो है वहाँ पे सिलिकॉन रोड्स को इम्प्लांट करते हैं. ठीक है, जिसमें क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं जो क्या करेंगे, ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स अगर अगर हम वो कर दें, इम्प्लांट कर दें, तो क्या होगा कि ये फर्टिलाइजेशन होने नहीं देगी, ये इम्प्लांटेशन होने नहीं देगी, है ना. तो एग्जाम्पल क्या है? नोर प्लांट, इम्प्लानन. तो ये अगर लॉन्ग टाइम में कोई नहीं चाहता है कि चलो हम कोइटस करें और हम प्रेग्नेंट ना हो, तो उसके लिए ये इम्प्लांट्स की ज़रूरत है ना. तो इम्प्लांट्स, बहुत सारे कपल्स जो है वो इम्प्लांट्स को प्रेफर करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज मॉर्निंग आफ्टर पिल्स और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स. ये इमरजेंसी, अगर सपोज फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है, ठीक है, कोइटस के 72 आवर्स, ऑलमोस्ट 72 आवर्स तक जो है अगर स्पर्म पहुंच गया कहाँ? फीमेल के एग तक, और वो भी फर्टिलाइजेशन पीरियड में, जब फीमेल ओव्यूलेट कर रही है,
जब वो फर्टिलाइजेशन पीरियड है, इन दैट टाइम 72 आवर्स में क्या होगा, इम्प्लांटेशन को रोकने के लिए, सिंस फर्टिलाइजेशन हैज हैपेंड, बट व्हाट यू कैन डू इज 72 आवर्स में जो है, अगर इस मेडिसिन को, इस पिल को ले लेते हैं, तो इन दैट टाइम इम्प्लांटेशन को रोका जा सकता है। इम्प्लांटेशन कहाँ हो रहा है, यूट्रस में हो रहा है। क्लियर है? तो फर्टिलाइजेशन हो गया है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद और भी तो स्टेप्स होने हैं ना, ब्लास्टुला है, गैस्ट्रुला है, मोरुला है, मोरुला, उसके बाद ब्लास्टुला, गैस्ट्रुलेशन, जॉर्म लेयर्स, उसके बाद जाएगा इम्प्लांटेशन। तो वो प्रोसेस को वही रोक देगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद की प्रोसेस रुक जाएगी इस पिल्स के कारण, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स है। ठीक है, तो मेडिसिन क्या है, फ्रेंच ड्रग, RU486 एंड माइफेप्रिस्टोन, ये सारे मेडिसिन हैं जो मॉर्निंग आफ्टर पिल्स ले सकते हैं। ये एंटी प्रोजेस्टेरोन ड्रग है, दैट मीन्स एंटी प्रोजेस्टेरोन ड्रग है, प्रोजेस्टेरोन को रोक देगा। प्रोजेस्टेरोन क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन है। जब प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो देयर विल बी नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी, राइट। तो ये मेडिसिन ऐसे वर्क करता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है, 72 आवर्स हो गया है, उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ, आई माइट हैव कंसीव्ड, तो ये मॉर्निंग आफ्टर पिल्स यू कैन टेक इन ऑर्डर टू स्टॉप द प्रेगनेंसी। ओके, सो दिस इज अबाउट द बर्थ कंट्रोल। आगे बढ़ते और भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आई पिल दैट इज अनवांटेड 72, ये बहुत ही कॉमन मेडिसिन है जो कि फार्मेसी में ऑलरेडी अवेलेबल होती है। तो दिस मेडिसिन कैन बी टेकन बाय द फीमेल। अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो इम्प्लांटेशन और बाकी की प्रेगनेंसी के प्रोसेस को रोकने के लिए ये आई पिल लेती है फीमेल। अगर विद इन 72 आवर्स, अगर विद इन 72 आवर्स इस हार्मोन रिलीजिंग आईवीडीएस को ले लिया जाए तो प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, सर्जिकल मैथड ऑफ कंट्रासेप्शन। सर्जिकल, सर्जिकल मतलब सर्जरी, सर्जरी से भी इस बर्थ कंट्रोल को रोका जा सकता है। एक फीमेल प्रेग्नेंट, अगर फीमेल को लगता है कि सफिशिएंट है, इफ शी हैज़ प्रोड्यूस 2 or 3 चाइल्ड एंड सी डोंट वांट टू, अब वो नहीं चाहती हैं, तो सर्जरी जो है बेस्ट ऑप्शन होता है ना। इसकी रिवर्सिबिलिटी पुअर होती है। सपोज अगर एक फीमेल ने आई मीन अब सर्जरी करवा लिया, मेल ने करवा लिया, ठीक है, तो क्या होगा कि उसमें रिवर्सिबल की कोई चांस नहीं है। वापस सोचेगा कि इंसान सर्जरी के बाद भी हम कंसीव हो जाएगा, या कोई टेस्ट करने के बाद कंसीव भी हो जाएगा आफ्टर द सर्जरी, दैट इज नॉट पॉसिबल। रिवर्सिबिलिटी बहुत ही ज्यादा पुअर। ठीक है, दिस इज द टर्मिनल मैथड ऑफ कंट्रासेप्शन। ओके, दिस इज द टर्मिनल मैथड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेसेक्टोमी, दैट इज दिस प्रोसेस हैपेंस इन मेल्स। ये वेसेक्टोमी मतलब ये प्रोसेस जो है सर्जरी प्रोसेस है। सर्जिकल प्रोसेस के साथ ये जो है मेल में जो है स्पर्म का प्रोडक्शन तो होगा, लेकिन जो स्पर्म बाहर आएगा उसमें सीमेन नहीं रहेगा। सीमेन विदाउट स्पर्म, स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, बखूबी होगा, स्पर्म जो प्रोड्यूस हो रहा है अंदर वो होगा, लेकिन जब इजैकुलेशन होगा बाहर, तब उसमें जो है सीमेन एब्सेंट रहेगा। स्पर्म प्रेजेंट रहे, स्पर्म में तो आएगा बाहर, लेकिन उसमें सीमेन नहीं रहेगा। सीमेन विदाउट, सॉरी, सीमेन रहेगा लेकिन उसमें स्पर्म नहीं रहेगा। स्पर्म ही तो है ना जो मोटाइल, स्पर्म ही तो है जो फीमेल तक जाके उसको फर्टिलाइज करेगा। जो सीमेन आ रहा है उसमें स्पर्म ही प्रेजेंट नहीं है, तो देर इज नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, तो प्रेगनेंसी वॉन्ट हैपन। ठीक है, तो दिस प्रोसेस हैपन्स इन मेल। यहाँ क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम। ठीक है, ये देखिए, ये वेसेक्टोमी है, ये ब्लडर है, ये दिख रहा है वेसेक्टोमी, दिख रहा है। वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया गया है और टाइट टाइट कर दिया गया है, बांध दिया गया है दोनों साइड। ठीक है, दो वास्ट डिफरेंस प्रेजेंट होते हैं, पेयर्ड ऑर्गन है ये। क्लियर है, क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाई गई है। तो वही स्ट्रक्चर को मैं दिखा रही हूँ कि वेसेक्टोमी क्या की जाती है इस तरीके से। देखो, स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन जो स्पर्म बाहर आना चाहिए वास्ट डिफरेंस के थ्रू आएगा ना बाहर, वास्ट डिफरेंस के थ्रू यहाँ पे मैच्योर हो गया है, लेकिन स्पर्म जो है, स्पर्म तो बन गया लेकिन स्पर्म बाहर नहीं आ रहा क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो गया है, उससे बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। सीमेन आएगा बाहर लेकिन स्पर्म नहीं आएगा, स्पर्म जो है एब्सेंट रहेगा। जब स्पर्म एब्सेंट रहेगा तो देर इज नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। स्पर्म ही तो है मेल गैमेट को बना रहा है, तो स्पर्म मेल अगर एब्सेंट है तो फीमेल तक पहुंचेगा ही नहीं। तो इस तरीके से बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द वेसेक्टोमी। इसमें क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, वो हार्मोन प्रेजेंट रहेगा, वो अपना काम बखूबी बनाएगा, वो स्पर्म भी बनाएगा, लेकिन स्पर्म बाहर नहीं आ सकता है, स्पर्म रहेगा अंदर। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन करना, और ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या मेल गैमेट्स यू कैन से, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, वो भी प्रोसेस होगा,
लेकिन सिर्फ जो है स्पर्म का जो स्पर्म होगा वो बाहर नहीं आएगा, एजाकुलेशन के थ्रू सिर्फ सीमेन आएगा जिसमें स्पर्म बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं रहेगा। और क्या होगा उसमें, फेगोसाइटोसिस और स्पर्म, स्पर्म की फेगोसाइटोसिस हो जाएगी, मतलब स्पर्म मर जाएगा उसमें। ओके, क्लियर है अबाउट दैट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या है, इट्स स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब is removed or tied up through a small incision in the abdomen or through vagina. Okay, so this is about the tubectomy. Cut and tied fallopian tube, ये दिख रहा है, this is the uterus part, this is cervix. So two paired हैं, okay, टू पेयर्ड है, ठीक है। तो क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब को इस तरीके से कट करके एंड टाइट की जाती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एग प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये एग जो है यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, पहुँचेगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि रास्ता ब्लॉक है, ऑलरेडी कट है, तो यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, तो देयर इज नो चांस। ओके, क्लियर अबाउट दिस ट्यूबेक्टोमी। सी, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होगा यहाँ पे, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फेलोपियन ट्यूब को कट कर दी गई है, एग यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, एग यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ स्पर्म पहुंच नहीं रहा है। अगर फर्टिलाइजेशन होता भी है तो इम्प्लांटेशन कैसे होगा, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा और इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा, क्योंकि रास्ता जो ब्लॉक हो गया है, ट्यूबेक्टोमी हो गई, फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया गया है, अब वहां से कोई रास्ता नहीं है कि वो यूट्रस तक पहुंचे या यहाँ पे जो है स्पर्म आके उसे फर्टिलाइज करे, ठीक है। तो इस तरीके से वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के थ्रू भी बर्थ कंट्रोल को रोका जा, बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है, या फीमेल अगर प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है तो दैट कैन बी डन। ओके, चलिए, तब क्या होगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा, जो जो मंथली साइकिल है फीमेल की वो कंटिन्यू होगी, ओव्यूलेशन भी होगा, एग भी प्रोड्यूस होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और ना ही इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है। क्लियर अबाउट दैट। चलिए, अब बात करते हैं 10th पॉइंट, जो कि इससे भी बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। ओके, तो ये वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर कंप्लीशन, अगर कोई प्रेगनेंसी नहीं चाह रहा है, सपोज 3 months हो गया है एंड the couple doesn't want the child, तो at that time she can terminate the pregnancy। तो क्या करेंगे वो टर्मिनेट करेंगे, और 12 वीक तक, 12 मतलब 3 months तक, 3 months तक कंप्लीटली सेफ है, 3 months के बाद थोड़ा रिस्की हो जाता है, दैट इज सेफ एंड वन डॉक्टर कैन परफॉर्म दैट सर्जरी। तो 3 months तक अगर कोई टर्मिनेट करना चाह रहा है, कोई रीजन है, तो ही टर्मिनेट करता है ना। तो one doctor is sufficient to do the termination। अगर 12 से 24 वीक, दैट मीन्स अगर बच्चा 4.5 मंथ का हो गया है, तो 2 डॉक्टर लगेंगे उस सर्जरी प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। और एमटीपी को लीगल किया गया था 1971 में, और रीजन क्या है एमटीपी को लीगल करने का, अगर किसी बच्चे में जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज हैं, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था, एमनायोसिंथेसिस। ओके, तो एमनायोसिंथेसिस में जैसे कि मैंने कहा था कि बच्चे के अंदर अगर किसी तरह के जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज है तो उसको चेक किया जा सकता है थ्रू दिस प्रोसेस एमनायोसिंथेसिस। बच्चे की एमनाइटिक फ्लूइड से फ्लूइड निकाल के उसके सेल्स में जो डीएनए उसको चेक कर सकते हैं, तो उसके जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज को पता कर सकते हैं। तो अगर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है तो इट्स वेरी मच सेफ कि आप उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दें, बिकॉज हेल्दी अनहेल्दी बच्चा को इस दुनिया में लाने का कोई मतलब नहीं है। तो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो गया। दूसरा, अगर कोई चाइल्ड रेप हो रहा है किसी फीमेल का, अगर वो रेप के कारण वो चाइल्ड हो रहा है, तो डेफिनेटली शी वॉन्ट वांट द चाइल्ड, तो उस केस में इस प्रोसेस को अप्लाई की जाती है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर वो चाइल्ड जो है मदर के लिए खतरा है, तो भी अगर उस चाइल्ड से मदर को खतरा है, उस चाइल्ड को जो है टर्मिनेट किया जाता है। या अगर जो कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, जो बर्थ कंट्रोल है, अगर कोई फीमेल पिल्स यूज़ कर रही है या नेचुरल मेथड या केमिकल मेथड, सारी चीज़ें अप्लाई करने के बाद भी एक फीमेल प्रेग्नेंट हो रही है, तो भी वो बच्चा नहीं चाह रही है, देन शी कैन टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। क्लियर है किस रीजन के कारण इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, या हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या वेनरल डिजीजेस। तो ये सारे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है वो बेसिकली
15 से 24 ईयर्स, इस टाइम में जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ये पुबर्टी होने के बाद जो हार्मोन्स का कंट्रोल है वो उनकी पूरी बॉडी पे हावी हो जाती है। तो इस एज में जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर जो है सब्सिटिबल होते हैं, उनको ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस, बिकॉज दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, कैसे उनको सेफ रखना है अपने आप को ना। और सिम्टम्स क्या है उसके? यूरेथ्राइटिस, सर्विसिस, येलो डिस्चार्ज, फीमेल में अगर फीमेल है जो 15 से 24 ईयर्स के एज में है उनको येलो डिस्चार्ज होगा, पीआईडी या तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होगा, हेडेक होगा, स्टेरिलिटी होगी, इनफर्टिलिटी हो सकती है, स्टिल बर्थ होगा, या फिर हैवी ब्लीडिंग हुई है ना। तो ये सारे रीजंस है जिसके कारण जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है, ये सारे सिम्टम्स हैं जिनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गया है। ये सारे सिम्टम्स अगर शो कर रहे हैं तो दैट इज द यू कैन गो टू द डॉक्टर एंड हैव योर ट्रीटमेंट। ओके, नॉन क्यूरेबल सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन क्यूरेबल भी है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी कोई इलाज नहीं है, वो इंसान को लेके ही मरना है। एड्स है, हार्पिस है और हेपेटाइटिस है। तो ये तीन जो है ये जो कि नॉन क्यूरेबल है। ओके, अगर हम बात बैक्टीरियल डिजीज की करें तो साइफिलिसिस क्या है? ट्रेपोनेपा पैलेडियम, ये साइंटिफिक नेम है, इस वजह से मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। गोनोरिया, नेजेरिया गोनोरिया, तो ये जो डिजीज है ये सारी बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल है। ओके, क्लेमाइडियसिस क्या है? क्लेमाइडिया ट्रेकोटेमेटिक, कैंक्रोइड क्या है? हेमोफिलस डुकरेई। तो ये सारे जो बैक्टीरियल डिजीजेस हैं ये सारे बैक्टीरिया कॉज कर रहे हैं। अगर हम बात वायरल की करें तो हर्पिस जो है ह्यूमन सिप्लेक्स वायरस, वॉर्स है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एड्स का है एचआईवी ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस। एड्स कभी भी इसकी अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, दैट इज वेरी जानलेवा बीमारी है ये एड्स एचआईवी, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसी वजह से जो ये कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस का जो मैंने कंसेप्ट दिया आपको, ये इसी वजह से यूज की जाती है ताकि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरियल डिजीज है, जो वायरल डिजीजेस है, उसको रोक सके। कुछ हद तक तो रोकता है, इस वजह से कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो है वो हेल्प करता है ये एड्स को प्रिवेंट करने में। ओके, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर। ओके, चलिए हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस बी वायरस जो है हेपेटाइटिस कॉज कर रहे हैं। अगर फंगल की बात करें तो कैंडिडियासिस है, कैंडिडा अल्बिकन्स। प्रोटोजोआन की बात करें ट्राइकोमोनासिस, देखिए ट्राइकोमोनास वेगिनालिस। अगर हम बात इनफर्टिलिटी की करते हैं, जब भी एक कपल व्हेन ए कपल फेल्स टू कंसीव इवन आफ्टर 2 years, अगर 2 साल 2 years, if a couple is trying for the baby and they have completed 2 years without unprotected sex, मतलब कोई उन्होंने कोई कंट्रासेप्शन यूज नहीं किया फिर भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, दैट इज इनफर्टाइल है। मे बी द प्रॉब्लम इज विद मेल और द प्रॉब्लम इज विद फीमेल और बोथ मेल एंड फीमेल। तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना डॉक्टर का काम होता है और उसका सोल्यूशन निकालना भी डॉक्टर का काम होता है। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी इनफर्टाइल कपल को भी बेबीज होते हैं तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाती है। तो प्राइमरी अगर चाइल्डलेस कपल है, एक भी बच्चे नहीं, और सेकेंडरी अगर कोई सेकंड चाइल्ड चाह रहा है, पहला चाइल्ड उससे बहुत अच्छे से हो गया, दूसरा चाइल्ड नहीं हो रहा है उसे चाहिए, तो इन दैट केस ही और शी कैन अप्रोच द डॉक्टर एंड गो फॉर द इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। चलिए अगर हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल, ओलिगोस्पर्मिया है ना, लो स्पर्म काउंट। ठीक है, लो स्पर्म काउंट। ओके, स्पर्म काउंट बिल्कुल ही कम होगा। एजोस्पर्मिया, एस्थेनोस्पर्म, टेट्राजोस्पर्म, ये जो क्या होता है कि जो स्पर्म है, स्पर्म की कभी कभार मोटिलिटी कम होती है या फिर स्पर्म का काउंट कम कम है, क्वालिटी कम नहीं सही है, क्वांटिटी अच्छे से नहीं आ रही स्पर्म की। तो वो सारी रीजंस हैं जो एक मेल को इनफर्टाइल बना रही है। और उसके अलावा और भी रीजंस हैं लाइक अल्कोहल, अगर कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हानि पहुंचा रहे हैं। ब्लॉकेज इन डक्ट, अगर डक्ट में ब्लॉकेज हो गई, देखिए सेमिनल वेसिकल हो गया, स्क्रोटम हो गया, वहाँ पे अगर जो डक्ट्स प्रेजेंट है वहाँ पे अगर ब्लॉकेज हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है मेल्स को। क्रिप्टोर्किडिज्म हो गया, हाइपरथर्मिया, हाई टेम्परेचर, जैसे कि जो गाड़ी को हमेशा बैठ के ड्राइविंग करें या हमेशा बैठ सिटिंग पोस्चर में बैठे हैं, टेम्परेचर ज़्यादा है। क्रिप्टोर्किडिज्म क्या होता है? अगर टेस्टिस जो है एब्डोमिनल एब्डोमिनल से टेस्टिस जो है एब्डोमिनल से स्क्रोटम, स्क्रोटम क्या था? जहाँ पे जो टेस्टिस को है बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में जो है टेस्टिस मेंटेन करते हैं, है ना। तो
तो उससे क्या है, हेल्दी स्पर्म बनता है। लेकिन अगर वो एब्डोमिनल से लेकर स्क्रोटम तक पहुंच ही नहीं पाया टेस्टिस, तो उस प्रोसेस को कहेंगे क्रिप्टोर्किडिज्म। दैट मीन्स इसमें क्या होगा, अगर वो पहुंच ही नहीं पाया टेस्टिस स्क्रोटम तक, तो स्पर्म का प्रोडक्शन ही नहीं होगा और इस तरीके से वो इनफर्टाइल होंगे वो मेल। ठीक है। अगर हाइपरथर्मिया, अगर हाई टेम्परेचर भी उस इंसान को मिलता है, उसका स्क्रोटम हमेशा ही जो है टेम्परेचर हाई मिलता है, तो भी वो इनफर्टाइल हो जाएगा। लाइफ स्टाइल, जो आजकल के लोग जो लाइफ स्टाइल नहीं फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइजेस, प्रॉपर डाइट एंड हेल्दी डाइट जो मेंटेन नहीं कर रहे, दैट मे बी द रीजन फॉर इनफर्टिलिटी इन मेल्स। ओके। गायनेकोमेस्टिया, एनलार्जमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, ये ड्रग्स, ये सिटिंग पोस्चर, जो सिटिंग पोस्चर हमेशा जो अगर बैठे रहोगे, तो वह टेम्परेचर जो है, हाइपरथर्मिया हमेशा जो है उसे इनफर्टाइल बनाएगी मेल्स को। ठीक है। सिटिंग पोस्चर भी मेंटेन में करना चाहिए। कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स, अगर फीमेल की बात करें, तो अगर फेलोपियन ट्यूब, जो कि फेलोपियन ट्यूब था, इस तरीके से वो ओवरी था और यहाँ यूट्रस था, तो फेलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉकेज है या हार्मोन का इम्बैलेंस है, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में जो रेगुलेट कर रहे हैं, अगर उसकी इम्बैलेंस बन गई, तब भी इनफर्टाइल होती है फीमेल। या सबसे कॉमन जो है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। क्या होता है ना कि जब एक फीमेल हेल्दी डाइट नहीं फॉलो करी, अगर देखिए हर चीज़ में मैदा मिलता है, चाहे आप बाहर के फूड पे जाइए, आपको हमेशा हेल्दी चीज़ें खानी है। आप कभी कभार महीने 2 महीने में एक बार खा लिए, दैट इज़ डिफरेंट। आप रेगुलर उस चीज़ को खा रहे हैं, मैगी हो गया, मैदे की चीज़ हो गई, तो वो क्या होगा ना, हमारा जो ओवरी, जो ओवरी है, वहाँ पे छोटे 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 जो है, छोटे 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 बहुत सारे सिस्ट बन जाएंगे, जिसको कहेंगे पॉलीसिस्टिक। पॉली मतलब बहुत सारा सिस्ट हो जाएगा, बहुत सारे सिस्ट। और वही सिस्ट जो है ना, वो क्या करेंगे, जो फर्टाइल एग्स जो प्रोड्यूस करेगी ओवरी, वो रोकेंगे, बहुत सारे फॉलिकल्स है ना वो बाधा करेंगे। तो दैट इज पीसीओडी। और इसके थ्रू जो है, अगर किसी फीमेल को पीसीओडी है, तो उसे बिल्कुल ही हेल्दी खाना, एक्सरसाइज करेंगे, तो दैट कैन बी रिकवर, वो रिकवर भी होता है। लेकिन अगर कोई नहीं ध्यान देगा, तो यही जो है प्रोसेस जो बड़ा, ये बड़ा हो जाएगा और धीरे धीरे जो है फीमेल जो है इनफर्टाइल हो जाएगी। फिर उसे लंबे प्रोसेस में जाना होगा, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करानी होगी अगर उसे प्रेग्नेंट होना है तो, है ना। एंडोमेट्रोसिस, एंडोमेट्रियोसिस या फाइब्रोइड्स। फाइब्रोइड्स क्या होता है ना, जैसे कि यूट्रस है ना, यूट्रस वॉर्म है, ठीक है। तो फाइब्रोइड्स क्या होता है कि फीमेल के जो फीमेल का यूट्रस है, जिसको कहते हैं, एक बेसिक बहुत साधारण शब्द में मैं कहूँ तो मांस, जो कि मांस जमा हो जाना यहाँ पे यूट्रस में, ठीक है, बहुत सारा जो फैट्स डिपॉजिट हो जाना, उसी को कहेंगे फाइब्रोइड्स। अगर यहाँ पे यूट्रस में बहुत सारे फैट्स डिपॉजिट हो जाएंगे, तो एक बच्चे के लिए तो स्पेस कम हो जाएगा ना, एक बच्चा कहाँ, मदर्स वॉर्म में ही उसकी डेवलपमेंट होगी। अगर यहाँ पे फाइब्रोइड्स कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, जो हम लोग इतना तेल मसाला ऑयली फूड, ये जो नॉन वेज आइटम्स खा रहे हैं, तो उसके कारण जो है ये यूट्रस में जो है ना, इतने सारे जो है वो मांस डिपॉजिट हो जा रहे हैं, ठीक है, फैट्स डिपॉजिट हो रहा है, उसी को फाइब्रोइड्स कह रहे हैं। फाइब्रोइड्स कंप्लीटली सर्जरी के थ्रू रिमूव किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फाइब्रोइड्स फिर से नहीं होगा। अगर आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, फाइब्रोइड्स फिर से जमा हो जाएगा यूट्रस में। और जो कि अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगे, तो यूट्रस को कंप्लीटली रिमूव की जाती है फ्रॉम द फीमेल बॉडी, अगर फाइब्रोइड्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं उस फीमेल को तो। ऐसे तो यूट्रस का रिमूव हो जाने का मतलब है कि फीमेल कैन नॉट बी प्रेग्नेंट, बिकॉज अगर उन्हें बच्चे हो जाते हैं तो ज़्यादातर जो है यूट्रस को रिमूव की जाती है, ठीक है ना। तो हो गया अबाउट द फाइब्रोइड्स। अगर हम बात करें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इसके थ्रू भी अगर कोई फीमेल इनफर्टाइल है, देख जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है, वो इनफर्टाइल है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो इस तरीके से जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन लैब, इन विट्रो मतलब लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन करके, और जो एम्ब्रायो फॉर्म होगा उस एम्ब्रायो को सीधे यूट्रस में जो है इंसेमिनेट कर देंगे। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। तो फादर जो है वो डोनर है, वो क्या देगा, स्पर्म देगा। फादर से स्पर्म आ गया, और मदर को क्या करेंगे, एफएसएच, बहुत सारे एफएसएच हार्मोन्स का इंजेक्शन देंगे फीमेल को। सुपर ओव्यूलेट मतलब बहुत सारा ओव्यूलेशन होने देंगे। ओव्यूलेशन होगा तभी तो एग आएगा ना। तो सुपर ओव्यूलेट 6 से 8 एग्स जब तक हो जाएगा,
उसके बाद सिरिंज के थ्रू जो है ओवा को कलेक्ट करेंगे, फीमेल के यूट्रस एंड फीमेल के बॉडी ओवरी से, वहां से ओवा को कलेक्ट करेंगे। और स्पर्म कौन दे रहा है? फादर। फादर अगर हेल्दी है, फादर हेल्दी है, उसको स्पर्म हेल्दी है, लेकिन मदर में प्रॉब्लम है, तब इस प्रोसेस को कर रहे हैं हम। ठीक है, फादर इज हेल्दी, फादर इज अ डोनर ऑफ, वो स्पर्म दे रहे हैं। मदर क्या है? वो अनहेल्दी है, वो इनफर्टाइल है, तो उनसे हमें क्या करेंगे? उनको सुपर ओव्यूलेट करेंगे, उनको एफएसएच के इंजेक्शन देंगे, हार्मोनल इंजेक्शन। देन विल कलेक्ट द ओवा। ओवा का कलेक्शन हो गया, स्पर्म और ओवा को हम क्या करेंगे? लैब में बाहर हो रहा है ये प्रोसेस। यहाँ से तो स्पर्म स्पर्म को कलेक्ट किया और ओवा को कलेक्ट किया। ओके, उसके बाद क्या किए? इसको हमने लैब में स्पर्म और ओवा को क्या किया? लैब में फर्टिलाइज करवाया। फर्टिलाइज करवा लिए तो ये एक एम्ब्रायो बन गया। कुछ जो है जो मोर देन 8 सेल्ड होंगे और कुछ सिर्फ 8 सेल तक रहेंगे। जो 8 से ज्यादा सेल और जो 8 सेल, उनको क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन को। देखो, पहला स्टेप है, पहले डॉक्टर को कंसल्टेट करेंगे। कंसल्ट करने के बाद ब्लड वर्क, अल्ट्रासाउंड होगा। उसके बाद ओवरी को स्टिमुलेट करेंगे, जैसा कि मैंने कहा एफएसएच हार्मोन से। फिर ओसाइट मैच्योर होंगे। उसके बाद मैच्योर होने के बाद एग निकालेंगे, एग को रिट्राइव करेंगे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? लैब में हो रहा है, इन विट्रो। ठीक है, उसके बाद एम्ब्रायो को ट्रांसफर कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? यूट्रस में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है ना? उसके बाद 2 वीक्स वेट कर रहे हैं, उसके बाद प्रेगनेंसी को टेस्ट कर रहे हैं। अब जो 8 सेल एम्ब्रायो थे, तो उनको फेलिपिन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, जो सिर्फ 8 सेल तक आए। जैसे कि मैंने कहा, फेलिपिन ट्यूब में और भी स्टेप्स होने वाले हैं, मोरूला होने वाला है, ब्लास्टुला होने वाला है, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिएगा। गैस्ट्रुलेशन होने वाला है। तो अगर वो सेल 8 सेल का ही है, तो उसके बाद का स्टेप जो है 8 to 16 स्टेज होने वाला है ना, तो इसी वजह से इसको हम फेलिपिन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको हम यूट्रस में नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर वो सेल 8 सेल का है, दैट मीन्स उसको कहेंगे जाइगोट इंट्राफेलिपिन ट्रांसफर, जिफ्ट। अगर ये 8 से ज्यादा सेल का है, तो उसको कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं हम? यूट्रस में ट्रांसफर कर रहे हैं। 8 से ज्यादा, क्योंकि 8 से ज्यादा वाला सेल है, इसका मतलब ये सारे प्रोसेस, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस की जरूरत नहीं है, उसको सीधे हम यूट्रस में ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको कहेंगे इंट्रा यूटरिन ट्रांसफर। क्लियर है? क्लियर अबाउट द प्रोसेस ऑफ दिस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, दैट इज आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। पहला आईवीएफ है, और भी प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, है ना? ठीक है, क्लियर है कैसे हम इसको कर रहे हैं? पहले डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे कि हम 2 years तक ट्राई कर रहे हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्स, आई कांट, वाई कांट आई बी प्रेग्नेंट। तो अगर उनको चाहिए तो ये आईवीएफ की स्टेप है, इस प्रोसेस को बार बार कंटिन्यू करेंगे तो शी कैन बी प्रेग्नेंट। ओके, चलिए अब दूसरा है आईसीएसआई, दैट इज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या करेंगे? साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट ही स्पर्म को इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्शन ऑफ स्पर्म। ये भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको भी लैब में कर रहे हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल करने के बाद ये प्रॉब्लम जो है ये मेल में, अगर मेल इनफर्टाइल है, पहला क्या था, पिछला क्या था? अगर फीमेल इनफर्टाइल है तो हम आईवीएफ के लिए कर सकते हैं। अगर मेल इनफर्टाइल है तो क्या होगा? फीमेल अगर फीमेल हेल्दी है तो डायरेक्ट स्पर्म को क्या करेंगे? इंजेक्ट करेंगे ओवा में, उसके बाद फर्टिलाइजेशन कराएंगे बाहर, उसके बाद जो है यूट्रस में वो करें, इंसेमिनेट कर देंगे एम्ब्रायो को। ठीक है, फर्टिलाइज करने के बाद। तीसरा क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर एक मेल जो है वो फेल हो रहा है, तो इंसेमिनेट फीमेल। हो सकता है कि उसके पास लो स्पर्म काउंट हो, ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म काउंट बहुत ही कम हो, जो एक फीमेल को फर्टाइल नहीं कर पा रही, आई मीन एक फीमेल को फर्टिलाइज नहीं कर पा रही है। ठीक है ना? फीमेल। तो अगर इरेक्टाइल में प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल टिश्यू जो प्रेजेंट है नियर द पेनिस, उसमें अगर प्रॉब्लम है, तो ये भी जो है मेल अगर इनफर्टाइल है, तो इस प्रोसेस के थ्रू भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं फीमेल। तो क्या करते हैं? उसको क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं स्पर्म को। ठीक है, स्पर्म निकालने के बाद उसको क्रायो प्रिजर्व कर देंगे लिक्विड नाइट्रोजन में, ताकि स्पर्म जो है वो जो हाई टेम्परेचर मिलेगा तो वो बेकार हो जाएगा। तो इस तरीके से उसको स्पर्म को निकाल के लिक्विड नाइट्रोजन में क्रायो प्रिजर्व कर देंगे। उसके बाद जब जरूरत पड़ेगी तो फीमेल के ओवम में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है? दिस इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर हम बात जिफ्ट की करें, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसमें क्या होता है? एक फीमेल क्या है? ओवरी, ओवा अगर प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, अगर एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही एक फीमेल, तो क्या होगा उसमें? ये फीमेल है तो ओवा डोनर
कोई डोनर फीमेल किसी और फीमेल से एग लेके आना है, फीमेल एग नहीं प्रोड्यूस कर पा रही, मे बी इसे पीसीओडी है या ये सीजन फर्टाइल इनफर्टाइल है, तो डोनर फीमेल जो है, जो डोनर होगी वो फीमेल को ओवा देके उस फीमेल में ट्रांसफर करेंगे। और मेल जो है स्पर्म ये हेल्दी है, ठीक है, अगर मेल हेल्दी है तो ये स्पर्म दे दिए सीधे फीमेल तक आया, ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर कर दिए ओवा एंड स्पर्म, स्पर्म करने के बाद फर्टिलाइजेशन अंदर हो रहा है, दैट मीन्स हम फर्टिलाइजेशन बाहर नहीं कर रहे हैं, स्पर्म और ओवा को बाहर टेस्ट ट्यूब में नहीं कर रहे हैं, ये फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है, अंदर हो रहा है, इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, ठीक है। डोनर फीमेल लेके ट्रांसफर किए फीमेल में, और जो हेल्दी मेल है उनसे स्पर्म लेके कर दिए। और ये जो बेबी होगा वो कपल का ओरिजिनल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो फीमेल का जो ओवा है वो हम कहीं बाहर से डोनेट करके दे रहे हैं, और जो मेल का जो स्पर्म है दैट इज द हेल्दी वन, तो दिस बेबी विल नॉट बी द ओरिजिनल टू कपल। तो इस तरीके से जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन करा के ये जिफ्ट के थ्रू भी एक फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं IUI, इंट्रा यूटरिन इंसेमिनेशन। इसमें क्या होगा? सरोगेसी। अगर कोई फीमेल का जब यूट्रस अगर वो नहीं चाह रही है, या फिर ऐसा है कि यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, यूट्रस में बच्चा रह नहीं रहा है, तो इस केसेस में भी एक फीमेल सरोगेसी के लिए अप्लाई कर सकती है। सरोगेसी मतलब जो फर्टिलाइज्ड एग होगा ना, जो फर्टिलाइज्ड एग होगा, जो एम्ब्रायो होगा, उसको सरोगेट मदर को ट्रांसफर करना होगा। जो एग होगा वो फीमेल का है, ठीक है, वो कपल का ही है, और जो मेल होगा उसका जो स्पर्म होगा, दो ये भी हेल्दी है, ये भी हेल्दी है, दोनों मेल फीमेल दोनों हेल्दी है, मेल का स्पर्म होगा और फीमेल का एग होगा, लेकिन सिर्फ जो यूट्रस होगा वो एक सरोगेट मादर का होगा। दैट मीन्स जो एम्ब्रायो होगा उसकी जो डेवलपमेंट होगी वो किसी और का यूट्रस होगा, उसी को कहेंगे सरोगेट मादर। तो वहां पे जो है बच्चा जो है यूट्रस में एम्ब्रायो जो है डेवलप होगा, तो ये जो बच्चा होगा वो उसी कपल का होगा, बोथ मेल फीमेल का, क्योंकि एग उन्हीं का है, स्पर्म मेल का है, तो दोनों फर्टिलाइज करने के बाद जो है सरोगेट मादर में जो मादर रेडी है कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ चेक करने के बाद, या सरोगेसी बेस्ट ऑप्शन, अगर कोई फीमेल चाहती है प्रेग्नेंट होना, उन्हें यूट्रस में प्रॉब्लम है, अगर एग सब कुछ नॉर्मल है बस यूट्रस में प्रॉब्लम है, तो सरोगेसी कैन बी डन। ओके, तो दिस इज इंट्रा यूट्रिन एग्जामिनेशन। ओके, सो दिस इज अबाउट द सरोगेसी पार्ट। तो ये सारे जो मैंने आज के क्लास में आपको बताया, तो ये सारे जो स्टेप्स है आपको याद रखना है। एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से दिया है, बट मैंने टेबल फॉर्म में थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में आपको समझाए हैं कि इनफर्टिलिटी क्या है फीमेल्स में, मेल्स में क्या रीज़न है, आपको हेल्दी हमेशा खाना है, हेल्दी चीज़ें करेंगी, एक्सरसाइज करेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, है ना। और बैक्टीरियल और वायरल डिजीज इसका भी ध्यान रखते हुए एमटीपी क्या होता है, वेसेक्टोमी क्या होता है, टिबिक्टोमी क्या होता है, और फिर ये इम्प्लांट्स और बर्थ को कैसे कंट्रोल की जाती है, बहुत सारे स्टेप्स इस तरीके से बर्थ को कंट्रोल की जाती है। तो आज का जो क्लास था यही था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है मैंने कंप्लीट किया। दैट मीन्स टोटल 4 चैप्टर्स हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड ऑफ क्लास 12। अब हम नेक्स्ट यूनिट में जाएंगे, फर्स्ट यूनिट हो गया है, नेक्स्ट सेकंड यूनिट का हम पढ़ेंगे जो चैप्टर है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू।